नमस्ते, मेरा नाम सोमेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटीएन लाइव न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसमें आपको जानकारी ही होगा कि तीसरे चरण यानी 3 चरणों में बिहार का चुनाव हो रहा है। तो जैसे कि आज 6 तारीख है, कल तीसरे चरण का मतदान होगा और पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। सिवान की बात करें तो सिवान में दूसरे चरण में यानी पिछले 3 नवंबर के दिन मतदान हो चुका है। हमने आपको दिखाया, आपको हमने सटीक और सबसे पहले खबर दिखाने का हमने प्रयास किया और इसमें हमने सफलता भी पाई। आपने देखा होगा कि कैसे हमने 8 विधानसभा के हर एक क्षेत्र, हर एक गांव और कस्बे तक पहुंचे, वहां का निचोड़ निकाला, दिखाया आपको कि क्या है वहां की स्थिति। अभी हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और हम यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब चूँकि चुनाव अब ख़त्म हो चुका है, अब मतगणना की प्रक्रिया बाकी है जो अगले 10 नवंबर को होगी। तो ऐसे में सीटों का आंकड़ा लगाया जाने लगा है राजनीतिक पंडितों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हम भी इस पे अब बैठे हुए अपने स्टूडियो में हैं और यहाँ हम जानेंगे कि किस तरह से कौन सा विधानसभा सीट पे क्या समीकरण रहा है, कौन किधर गया। तो आपको हम बता दें कि जिस तरह से हमने आपको खबर दिखाया, जो भी हम खबर दिखाते हैं उस पर मुहर भी लगता है। तो सिवान के सबसे पुराने और सबसे तेज तर्रार जो नेटवर्क है एटीएन लाइव न्यूज़, उसे देख रहे हैं आप और उसे अब तक अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा और आपका परिवार एक से बढ़कर अब तक 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। हमारे परिवार का जो सदस्य उतने हो चुके हैं। आप भी आइए, आप भी शामिल हो जाइए, आपका स्वागत है। फेसबुक पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका और हमारा संबंध बन जाएगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। जैसे भी हम कोई खबर हमें होगी सबसे पहले आपको लगेगी। बहरहाल जो चुनाव की जो नतीजे हैं वो तो 10 तारीख को आएंगे। तो ऐसे में हम अपने स्टूडियो में हैं, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी चंदन मौजूद हैं और इनके साथ हम जानेंगे कि क्या है, किस सीट पर क्या है समीकरण। बहुत स्वागत है चंदन आपका। धन्यवाद सुमेश, और आप सभी तमाम दर्शकों का एटीएन लाइव में स्वागत है। मैं चंदन स्वागत करता हूं और इस चुनाव को लेकर के लगातार हमारी टीम सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्रों पे अपनी पैनी नज़र बनाई हुई थी, जैसा कि सुमेश ने बताया भी। और जो अब हम सिवान सदर सीट से शुरुआत करते हैं। सिवान सदर सीट से अगर हम शुरुआत करते हैं तो आपको हम बताते चले, थोड़ा सा हम आपको पीछे लेकर चलेंगे कम समय में और सारी बातों को हम चाहेंगे कि संक्षेप में हम रख दें। 2015 में हम जाएंगे। 2015 के जो चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव, उस समय की जो समीकरण थी, जो माहौल था, वो कुछ अलग था। आपको बताते चले, सबसे पहले व्यासदेव प्रसाद जो कि स्थानीय विधायक थे, बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव सिवान सीट से लड़ा था और उस समय उन्होंने चुनाव जीता था तकरीबन 3534 वोट से। और कुल वोट उन्हें मिले थे, जो बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद थे, उनको वोट मिले थे 55,156 वोट। उस समय जेडीयू और बीजेपी अलग अलग थी, यानी कि जेडीयू आरजेडी के साथ था और बबलू चौहान को उम्मीदवार बनाया गया था जेडीयू के तौर पे सिवान सदर सीट से। और बबलू चौहान को जो वोट मिले हुए थे, वो हमारे पास जो आंकड़े हैं 51,622 मत मिले हुए थे। और अवध बिहारी चौधरी जो राजनीति के भीष्म पितामह माने जाते हैं, वो उस समय निर्दलीय के तौर पे, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन से, अवध बिहारी चौधरी से उस समय कुछ अंदर ही अंदर कुछ कला चल रही थी और ये राजनीतिक कला थी, कोई उस तरह का व्यक्तिगत कला नहीं था। यानी राजनीतिक जो संबंध है उस समय ठीक नहीं। हाँ जी, ठीक नहीं थे। और उसको लेकर के अवध बिहारी चौधरी जेडीयू में उसके पहले शामिल हुए थे चुनाव के पहले, लेकिन अवध बिहारी को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया था। और अवध बिहारी को एक मंच से नीतीश कुमार ने यह कहा था कि आप जाइए क्षेत्र में तैयारी कीजिए, लेकिन ऐन वक्त पे अवध बिहारी को टिकट जेडीयू ने भी नहीं दिया। तो अवध बिहारी के समर्थकों ने कहा कि हर हाल में आपको चुनाव लड़ना है और निर्दलीय के तौर पे अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़े थे। नारियल छाप उन्हें चुनाव का जो चिन्ह था, निशान, वो मिला था और तकरीबन 28,450 मत अवध बिहारी चौधरी को मिले थे। एक सॉलिड वोट जो कि उम्मीद नहीं किया जा सकता था, उम्मीद से ज्यादा 28,450 वोट मायने रखता है एक निर्दलीय के लिए
लेकिन अवध बिहारी चौधरी को इसलिए मिला था क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जो छवि थी सीवान के लोगों पर एक अलग वो छाप बनाकर रखे हुए थे। अब हम बात करते हैं भाकपा माले से नईमुद्दीन अंसारी वो चुनाव लड़े थे, तकरीबन 5000 के करीब वोट मिले थे और नोटा में 5119 वोट नोटा पे जो लोग पसंद नहीं किए थे किसी कैंडिडेट को, वो लोग अपना दिए हुए थे। इस बार समीकरण उल्टा हो गया। बिल्कुल, इस बार समीकरण जो है वो जेडीयू और बीजेपी फिर से एक बार चली गई और आरजेडी के लिए और भाकपा माले के लिए नया समीकरण तैयार हो गया, क्योंकि भाकपा माले जो कल एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी, यानी कि राजद से सीवान की अगर बात करें तो भाकपा माले शुरू से आरजेडी से लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन भाकपा माले आरजेडी के साथ चली गई और ऐसे में महागठबंधन उन लोगों का आपस में तालमेल हो गया। सीवान सदर सीट की अगर हम बात कर लें तो व्यासदेव प्रसाद का टिकट कट गया, बीजेपी ने टिकट काट दिया और उसके बाद से जो बीजेपी का जब टिकट कटा तो यहां से ओम प्रकाश यादव को सीवान सदर सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया गया। ओम प्रकाश यादव सीवान के सांसद भी 2 बार रह चुके हैं। 2009 में निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार पे वो चुनाव लड़े, वो भी चुनाव जीते। लेकिन 2019 में जैसे ही यह खबर मिली कि यह सीट जो है सीवान की वो जेडीयू के खाते में चलेगी, कविता सिंह यहाँ की सांसद के तौर पे चुन ली गई और उस समय ओम प्रकाश यादव का टिकट कटा, लेकिन उस टिकट की भरपाई इस बार बीजेपी ने कर दी, यानी कि सीवान सीट से बीजेपी का उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को बना दिया। अब उनके सामने हो गए अवध बिहारी चौधरी, जो कि उनके समधी, ये आमने सामने हो गए। पिछले चुनाव की हम बात करें तो अवध बिहारी चौधरी के साथ मुस्लिम समुदाय नहीं था, क्योंकि बबलू चौहान उस समय महागठबंधन के उम्मीदवार थे, यानी कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे, तो उस समय वो वोट उनके साथ चला गया था। अवध बिहारी चौधरी के साथ जो इनका यादव बिरादरी का वोट था वो वोट चला गया और तकरीबन 2 से 3 हजार अन्य बिरादरी का जो वोट है वो अवध बिहारी चौधरी को चला गया था और ऐसे में बबलू चौहान को भी हार का सामना उस समय करना पड़ा था। व्यासदेव प्रसाद चुनाव जीत चुके थे, लेकिन जो जीत के जो आंकड़े थे वो बहुत कम थे। इस समय का समीकरण बहुत अलग है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में अगर हम पूरे बिहार की अगर बात कर लें, कोरोना, बेरोजगारी और बाढ़ ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, क्या नीतीश कुमार होंगे या फिर से अब तेज और तेजस्वी की सरकार बनेगी, यह कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से जो स्थितियां देखी जा रही है, जिस तरीके से सभाओं में भीड़ देखी जा रही है तेजस्वी यादव की, उससे लग रहा है कि तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव आते थे, उस तरह की भीड़ नहीं दिखाई देती थी, स्टार प्रचारक कई होते थे, लेकिन इस बार राजद का कोई स्टार प्रचारक भी नहीं था। क्या सोमेश, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों ने जैसे न्यूज़ कवरेज करने के लिए हम जब गए तो उसमें देखने वाली बात होती थी, जो समर्थकों का जो हुजूम है, पैर रखने तक के जगह नहीं थे। कई बार मंच पर भी इतनी भीड़ जमा हो गई कि राज्यपाल को चिट्ठी लिखना पड़ा आरजेडी के तरफ से कि उचित सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। तो भीड़ काफ़ी देखने को मिली थी और ये नतीजा और इसका कुछ जो असर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है और मिलेगा भी, जो स्पष्ट होगा अगले 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे। खैर, जब हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं चंदन, तो सिवान सदर है, तो ऐसा नहीं है कि सिवान में सिर्फ यही 2 प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं, और भी कई प्रत्याशी है। 2 समधियों के बीच की हम बात बता रहे थे। जी। अब आइए, आप तो देवेंद्र गुप्ता की हम बात कर लें, बीजेपी में थे, बागी होकर के चुनाव लड़ गए। उन लोगों का कहना था कि ओम प्रकाश यादव को सांसद से यहाँ पे लड़ाया गया, वो रहे भी सांसद, फिर बीजेपी ने टिकट क्यों दिया उन्हें विधायक का। तो इसमें उसके बाद से व्यासदेव प्रसाद ने भी अपना नामांकन कर दिया था निर्दलीय, लेकिन बाद में भूपेंद्र यादव जब आए थे तो रवि किशन के मंच पे वो लोग धनौती में वो उनके साथ चले गए, यानी कि व्यासदेव प्रसाद ओम प्रकाश जी के साथ चले गए। उसके बाद से डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिंह, रालोसपा से रिजवान अंसारी, उसके बाद से आपको आज़ाद समाज पार्टी से नेमत आज़ाद खान, ऐसे तमाम और भी कई निर्दलीय नाम हैं जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। आपको मोटा मोटी हम बता दें कि सिवान सीट का जो आंकड़ा अब जो मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों में जो चर्चाएं चल रही है कि क्या लड़ाई तो अब कुल मिला जुला करके आमने सामने की हो गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है
कि कोई कहे कि नहीं उधर लड़ाई है या उधर लड़ाई है। सिर्फ आमने सामने यानी कि बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई यह हो चुकी है, अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव की लड़ाई हो चुकी है। सवाल यह है कि देवेंद्र गुप्ता कितने वोट पाते हैं, क्योंकि वैश्य समाज में उनकी एक अच्छी पकड़ है, और जो रामेश्वर कुमार सिंह है ये भी एक समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, ये कितना मत पाते हैं, और स्वर्ण समाज से भी आते हैं। और रिजवान अंसारी, ये इनकी पकड़ मुस्लिम समाज में खास करके कहा जा रहा है कि पसमानदा में इनकी पकड़ है, ये कितना वोट ले पाते हैं। और नेमत आजाद खान, तो इस पे निर्भर करता है। अगर रिजवान अंसारी और नेमत कुछ मुस्लिम वोटरों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे और ये कहीं ना कहीं अगर कुछ वोट लेने में माइनॉरिटी का सफल होते हैं तो आरजेडी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र गुप्ता रामेश्वर सिंह और डॉक्टर रामेश्वर सिंह अगर ये भी कुछ अच्छे खासे वोट लेते हैं, अगर मान लीजिए एक हम अपना आकलन आपको बता रहे हैं कि 5000 के करीब अगर देवेंद्र गुप्ता और डॉक्टर रामेश्वर सिंह ये वोट ले लेते हैं तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। कारण एक और है कि इस बार जो मतदाता है वो घर से नहीं निकले हुए हैं। उसके पीछे के दो कारण, जैसे कि हम लोग को लगा लगातार हम लोग फील्ड में बने हुए थे, दो कारण लग रहे थे। पहला कारण यह है कि एक तो कोविड-19 को लेकर के लोग डरे हुए थे, हालांकि जिला प्रशासन या फिर चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस थी उसके आधार पे सब कुछ व्यवस्थाएं थी, चाहे लोगों को सैनिटाइज करना था, मास्क था या फिर ग्लव्स थे, ये तमाम तरह की सुविधाएं थी। लेकिन लोग डर से नहीं निकले, कुछ लोग घर से डर से नहीं निकले, कोविड-19 के शिकार होने के डर से। दूसरी बात कि मन मुताबिक कैंडिडेट उनके नहीं मिले, जिसको लेकर के कुछ स्वर्ण समाज जिनको वोटिंग करनी चाहिए वो नहीं आ सके। और ये चर्चा चल रही है कि जो प्रतिशत लगभग 10% वोट, अगर हम सिवान शहर की हम बात कर ले तो 10% वोट यहाँ पे कम पड़े हैं, यानी कि ईवीएम मशीन में कम गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर वोट वो एनडीए का वोटर है। बिल्कुल। और कुछ उसमें 1 मिनट आपको हम 2 मिनट बताएंगे, समय लेंगे आपसे। कुछ वोटर उसमें जो है वो कुछ आरजेडी के, लेकिन ज्यादातर यह है। तो यहां पे जो स्थितियां बन रही है निर्भर करता है देवेंद्र गुप्ता बीजेपी की राजनीति जो होती है, जो ओम प्रकाश यादव के जो फैसला आएगा उनका भविष्य तय करेंगे। और ये तय होगा देवेंद्र गुप्ता पर कि कितना वोट वो लेते हैं, और अवध बिहारी चौधरी का तय होगा कि रिजवान अहमद और नेमत ये कितने वोट ले पाते हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि एक तरफ बीजेपी का पूरा खेमा उतर गया, जेपी नड्डा से लेकर के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तक, और अगर इधर से बात करें तो तेजस्वी यादव से लेकर के हिना साहब, ओसामा, ये तमाम लोग एक दूसरे को जिताने के लिए लगे हुए थे। लेकिन अवध बिहारी चौधरी की भी पकड़ अच्छी है, ओम प्रकाश यादव की भी पकड़ है, क्योंकि उनको ऐसा जाना जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरोध में 2009 का चुनाव ये जीते हुए थे। लेकिन एक कारण और आता है कि ओम प्रकाश यादव को जो 2 बार सांसद रहते, जो पकड़ बनाई चाहिए थी लोगों पे, वो नहीं बना पाए। ये थोड़ा सा लोगों में थोड़ी सी नाराजगी हमें देखने को मिली। हो सकता है कि ओम प्रकाश यादव बाजी मार ले, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरजेडी भी इस बार दावेदारी कर रही है। और जिस तरीके से यादव, मुस्लिम और कुछ जो वोटर्स है, जैसे कहा जाता है कि कुशवाहा बिरादरी के कुछ वोटर्स कुछ आरजेडी की तरफ चले गए हैं, क्योंकि व्यासदेव प्रसाद को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में कुछ दलित वोटर हैं, अगर उसमें से 15% 20% भी अगर अवध बिहारी चौधरी को अगर दे दें तो अवध बिहारी चौधरी का पलड़ा भारी हो सकता है। डिपेंड यह भी करता है कि ओम प्रकाश यादव अपने बिरादरी यानी कि यादवों में कितनी पकड़ बनाकर रखे हुए हैं और कितने यादवों का वोट काटने में सफल होता है। यह भी तय करेगा उस दिन का जो परिणाम होगा 10 तारीख को जो आएंगे, यह भी तय करेगा ओम प्रकाश यादव के लिए। जी सोमेश, क्या बता रहे हैं? और अब आपने बात की, हमने अभी बात की थी कि टाउन के वोटों, जी टाउन के वोटों को ऐसे कहा जाता है वैश्य बिरादरी के वोटों को कि वो बीजेपी का वोटर है, यानी कि बीजेपी के वोटर होते हैं। ये बात सत्य भी है, हमेशा से आपने देखा होगा पिछले चाहे 2-3 चुनावों में
ग्रामीण क्षेत्रों से लड़ाई होते हुए आती है। जैसे ही टाउन के क्षेत्र में प्रवेश होता है, ऐसे हार जीत का जो फासला है, जो अंतर होता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जी। तो ऐसे में टाउन के क्षेत्रों में मतदान कम होना कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का ये बेस वोट है, इसे बेस वोट भी मानती है। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, जैसे कि हमने जनता का मूड भी किया है, हर जगह हम लोग गए हैं, एटीएन लाइव पहुंचा है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हमने कि जनता का जब नब्ज टटोला तो वहां से एक चीज निकल के आया है कि इस बार जो कि वोटिंग हुई है, लोगों ने वोट किया है, तो हर एक बूथ का अपना एक मुद्दा है। कहीं ना कहीं कि ये जातिगत समीकरण तो है ही, उससे ऊपर उठकर भी कई बूथों पर वोट पड़े हैं, लेकिन अपने बूथ का अपना एक मुद्दा है, गांव का मुद्दा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन अपना एक मुद्दा है और उसी आधार पे कई जगहों पे वोट पड़े हैं। रही बात की सिर्फ दो समधियों के बीच की ये लड़ाई नहीं है, सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के नेताओं की लड़ाई यहाँ नहीं है। लेकिन एक बात और है सोमेश की, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दो समधियों के बीच की यह लड़ाई नहीं है, लेकिन एक चीज आपको हम बता दें कि दोनों व्यक्ति, चाहे वो अवध बिहारी चौधरी हो या फिर ओम प्रकाश यादव हो, दोनों के भविष्य तय करेगा यह चुनाव। क्योंकि आपको बताते चले कि अगर ओम प्रकाश यादव चुनाव हारते हैं तो आगे जो एमपी का चुनाव लड़ने की जो तमन्ना मन में पाले हुए हैं वो उनके लिए खतरा साबित होगा, क्योंकि पार्टी कहेगी कि जब आप विधानसभा चुनाव नहीं जीत कर आए तो फिर अब एमपी कैसा। और अवध बिहारी चौधरी के लिए यह है कि यह चौथा चुनाव है, 3 बार वो चुनाव हार चुके हैं और उम्र भी हो चुकी है। तो ऐसे में दोनों लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है चुनाव जीतना, लेकिन दोनों में से जीतना किसी एक को ही है। देखना यह होगा कि ओम प्रकाश यादव अपने समधी को परास्त करते हैं या फिर अवध बिहारी चौधरी ओम प्रकाश यादव अपने समधी को परास्त करते हैं, यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिला जुला करके जो स्थितियां है, जो बदलाव की स्थितियां है, लोगों को एक अंदर लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, लेकिन जिस तरीके से जो पोलिंग हुए हैं परसेंटेज कम है, लेकिन बीजेपी के जो वोटर है वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में अब ईवीएम मशीन में किस तरह के फैसले, कौन से फैसले गए हैं, किसके पक्ष में गए हैं, कितने वोट देवेंद्र गुप्ता काटते हैं, रामेश्वर सिंह कितने काटते हैं, रिजवान अहमद कितने काटते हैं और नेमत आजाद खान कितने काटते हैं, यह दोनों पार्टियों के लिए निर्भर करेगा कि कौन कितना वोट काटता है। क्या लग रहा है? बिल्कुल हम यही कहना चाह रहे थे कि इन देवेंद्र गुप्ता, नेमत आजाद खान, रिजवान अंसारी और डॉक्टर रामेश्वर कुमार जैसे उम्मीदवारों को हमें कम नहीं समझना होगा। ये तय करेंगे, इनको जो जितना वोट मिलता है ये तय करेगा इन दोनों नेताओं का भविष्य, कौन आगे विधानसभा में जाता है और कौन राजनीति के जो अंतिम छोर पे बैठता है, यानी कि पार्टी उसे दरकिनार करेगी या फिर उसे राजनीतिक भविष्य पर गहरा संकट आने वाला है, ये तय करेंगे। मुस्लिम, जैसे कि आपने बताया कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसको लुभाने के लिए नेमत आज़ाद खान आज़ाद समाज पार्टी से जो आए हैं, जो पिछले दिनों एनआरसी और सीएए का जो सिवान में विरोध हुआ उसमें से ये निकले हुए नेता हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से मुस्लिम और जो दलित हैं उसके बलबूते विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि भले ही नेमत आजाद खान आए हैं और वो जो सीए एनआरसी का जो धरना चल रहा था, नेमत आजाद खान ही वहाँ के कर्ता धर्ता थे, लेकिन बात यह है कि सिवान में अगर माइनॉरिटी समाज का कोई नेता है आज भी, तो वो वाकई में ये समझना होगा वो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन भले ही आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन आज उनकी पत्नी नेत्री है, और वाकई में इस बात को मानना होगा कि मुस्लिम समाज आज भी नेता मानता है, और भी जो अदर कास्ट है, धर्म के लोग हैं, उन पे भी पकड़ उन लोग की अच्छी खासी है। और ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि माइनॉरिटी समाज का वोट इधर उधर गया होगा, क्योंकि हिना साहब और उसामा साहब ये लगातार कैंपेनिंग किए हुए थे। अगर सिवान सदर सीट की भी हम बात कर ले तो एक एक चौक चौराहों पर, एक एक मोहल्ले में जहां जहां मुस्लिम समाज के लोग हैं वहां तो उनको एक मैसेज देना था। जिस तरीके से बीजेपी वाले या और भी लोग कहते हैं कि एमवाई समीकरण यहां ध्वस्त हो गया, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना है कि नहीं, आज भी एमवाई समीकरण हमारा बरकरार है और यह सीट तय करेगा। अवध बिहारी चौधरी अगर चुनाव जीतते हैं तो आगे चल करके बहुत कुछ तय करेगा, बहुत लोगों का भविष्य भी तय करेगा, और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो यह भी बरकरार हो जाएगा कि वाकई में सिवान में एमवाई समीकरण पूरी तरह से बरकरार है। और चुनाव अगर लूज करते हैं
तो यह भी मानना होगा कि ये वही समीकरण अब सिवान में नहीं रहा, जिसको लेकर के ओम प्रकाश यादव बाजी मारेंगे। तो ये तो अब रिजल्ट जब आएंगे तो उसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि हिना साहब का जो मेहनत देखा गया और ये वही समीकरण अगर बन रहा है और वाकई में यहाँ से सीट अगर राजद के खाते में जा रही है, तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा वो भी एमवाई समीकरण के ही तर्ज पर होगा और वो चुनाव कुछ अलग रंग दिखाएगा। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, हम भी यही कहना चाह रहे थे कि भले ही ये लोग विभिन्न समीकरणों के जरिए, जैसे हम नेमत आजाद खान की सबसे पहले बात करें, तो उसके बाद हम रालोसपा उम्मीदवार और रामेश्वर सिंह की बात करेंगे, तो भले ये लोग मनसा पाले हुए थे कि हम विधानसभा तक पहुंचेंगे, हमें वोट देगी, लेकिन आज भी जैसे कि चंदन ने बताया कि आज भी सिवान का माइनॉरिटी समाज शहाबुद्दीन और हिना साहब को ही अपना नेता मानता है। तो ऐसे में वो तोड़ नहीं सके हैं। दूसरी बात, जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं वो रालोसपा के उम्मीदवार हैं, पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं रिजवान अहमद, तो माफ़ करिएगा रिजवान अंसारी भी माइनॉरिटी समाज के साथ वो भी नैया पार लगाने की जुगत में थे, लेकिन वो भी नहीं टूट पाए। तीसरे उम्मीदवार है रामेश्वर सिंह, जो प्रमुख उम्मीदवार हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। रामेश्वर सिंह युवाओं के जैसे कि इनके रैलियों में, रोड शो में या फिर प्रचार में काफी संख्या में युवा देखे गए। एक छोटा सा हम आंकड़ा सुमेश देना चाहते हैं, छोटा सा आंकड़ा ये देना चाहते हैं, जो आरजेडी के लोग अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आंकड़ा ऐसा है कि जैसे कि जेडीयू और आरजेडी से बबलू चौहान चुनाव लड़े थे, उस समय 51,622 मत मिले थे। अब मुझे लग रहा है कि जेडीयू का इसमें अगर वोट होगा, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी एक साथ थे, तो जेडीयू का अगर वोट होगा इसमें, जैसे कि आरजेडी के लोग बता रहे हैं कि जेडीयू का वोट इसमें तकरीबन मानकर चला जाए 21,000, तो 21,000 वोट ये जेडीयू का हो गया। ये 2015 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अब आइए कि 30,000 जो वोट इसमें से निकल गए, लगभग 30,000 वो जेडीयू आरजेडी के खाते में चले गए, यानी कि अवध बिहारी चौधरी के खाते में। ये बताया पिछले बार का जो आंकड़ा है उसमें से बताया 2015 के आंकड़ा है। आरजेडी और जेडीयू आज अलग है, आज जेडीयू बीजेपी के साथ हो गए, तो ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि जेडीयू कितना वोट होगा जेडीयू का और आरजेडी का जो वोट होगा, ये दोनों अलग अलग करके बताया जा रहा है। ये आरजेडी के लोगों का दावा है। अब आए आप बीजेपी, तो बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद लिए थे 55,000 के करीब में वोट, 55,000 के करीब में, तो ये दोनों वोट ये 55,000 के करीब में हो गया। अब आप आए अवध बिहारी चौधरी, तो अवध बिहारी चौधरी का लगभग 28,500 के करीब में वोट है। ये हो गया वोट अवध बिहारी चौधरी का। और आरजेडी का उस समय से निकला है, बबलू चौहान का अलग कर दिया गया और जेडीयू का अलग कर दिया गया। जेडीयू को बीजेपी के साथ दे दिया गया और बीजेपी का जो वोट था वो उनके साथ जोड़ दिया गया। तो ये दोनों अगर कैलकुलेट अगर किया जाए, तो ये ओम प्रकाश यादव का जो पिछले बार 21,000 जो वोट बबलू चौहान में से निकालकर जेडीयू का हमने ले लिया और 55,000 व्यासदेव प्रसाद का जो वोट था वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, ये तकरीबन वोट हो गया 76,000 के करीब। ये 76,000 वोट का जो आंकड़ा है ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो आंकड़ा हमारा आ रहा है, आरजेडी का 30,000 वोट और अवध बिहारी चौधरी का 28,000 वोट, ये लगभग 58,500 का आंकड़ा है तकरीबन। यहाँ 18,000 वोट मतलब कि अंतर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावे अवध बिहारी चौधरी को इसके अलावे कुशवाहा समाज का वोट मिला हुआ है, जैसे कि उनका मानना है। हरिजन जो दलित समाज के आते हैं उनका मिला हुआ है। और एक चीज बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये जो 76,000 जो वोट है ओम प्रकाश यादव का, इसमें से लगभग 5,000 वोट उन लोगों का मानना है, यानी कि आरजेडी के लोगों का, कि डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिंह और देवेंद्र गुप्ता ये दो लोग ले चुके हैं। तो इसमें से 5,000 और माइनस कर ले तो 71,000 वोट हो गए ये। बिल्कुल ठीक है। और ये 76,000 जो वोट था तो ये 71,000 हो गए। इनका मानना है कि जो वोट प्रतिशत कम हुआ है 10%, तो आरजेडी के लोगों का यह भी कहना है जो 10% वोट कम हुआ है वो बीजेपी को वोटर है। हमारे वोटर तो पूरे एग्रेसिव थे, निकले हुए हैं। तो 7,000 लगभग 8,000 के आसपास वो भी माइनस इसमें किया जा रहा है। वो लोग जैसे ये उनका आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। तो तकरीबन ये हो रहे हैं आपको 63,000। ये 63,000 का ये ओम प्रकाश यादव का वोट ये वो बताया जा रहा है। और यहाँ पे 58,500 के बाद ये कुशवाहा बिरादरी का बोल रहे हैं 20% वोट जो है हमको मिले हैं। दलित समाज के 20% मिले हैं। सीवान शहर में उनका कहना है कि अवैध समाज उस तरीके से नहीं आता था, लेकिन इस बार 10 से 15% वोट मिले हुए हैं। तो तकरीबन आरजेडी के लोगों का दावा है कि 15 से 20,000 वोटों से हमारी लीडिंग हो रही है। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि 10 से 12,000 से लीडिंग हो रही है।
लीडिंग किसकी हो रही है, और जिस तरीके से जो आरजेडी वाले आंकड़े जो दिए हैं पिछली बार की अपेक्षा, तो उस हिसाब से तो आरजेडी का पलड़ा भारी लग ही रहा है। लेकिन बीजेपी का वोट जो है वो साइलेंट होता है, वो बोलता नहीं है और काम अपना करता है। तो इस तरीके से यह कहा जा सकता है कुल मिला जुला कर कि सिवान में कांटे की टक्कर है, और जब 10 तारीख आएंगे तो उसी दिन पता चलेगा कि दो समधियों के बीच की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। क्योंकि अवध बिहारी चौधरी भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, ओम प्रकाश यादव भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि सिवान की जनता फिर से अपना विधायक एक बार किसे बनाती है, यह तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। आप सुमेश से सुनिए। बिल्कुल, सिवान में जो है लड़ाई बिल्कुल कांटे की है। और एक बात, इंटरव्यू के दौरान एटीएन के कैमरे पर भी अवध बिहारी चौधरी ने कहा था कि इस बार की लड़ाई जो होगी वो रिश्तों पे नहीं होगी, चिरुआ लड़ाई होगी। ऐसे ही कुछ रिएक्ट करके कहा था। बिल्कुल चिरुआ लड़ाई, बिल्कुल चिरुआ और मेरुआ दोनों लड़ाई में बोले थे। बिल्कुल चिरुआ और मिलुआ। उन्होंने समझाया था कि चिरुआ लड़ाई में कुछ नहीं देखा जाता है, उठा के पटकनी दिया जाता है। मिलुआ लड़ाई जो होता है मिल के होता है। तो मिलुआ नहीं, चिरुआ लड़ाई। और सही में चिरुआ लड़ाई ही ये सिवान सदर विधानसभा सीट बनी हुई है। और जैसे कि हमारा नगर सीट बनी हुई है, सारी लोगों की निगाहें इस सीट पे। यह सीट कई लोगों की दिशा और दशा तय करेगा। कई जगहों पे कई विधानसभा क्षेत्रों के भी रिजल्ट परिणाम जो होंगे वो भी तय करेगा। इसलिए सिवान सीट पर बड़े बड़े लोगों की निगाहें हैं। हम आगे भी अगले विधानसभा क्षेत्र में चलकर चलेंगे और वहां भी चर्चा करेंगे। फिर हम चाहेंगे सुमेश बात को अब यहाँ पे समाप्त करते हुए और लोगों से गुजारिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप इसी तरीके से सटीक एग्जिट पोल्स जो है, सटीक जो खबर है एटीएन लाइव पे देखने के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप YouTube पर जाएं और ATNlive.in को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपका स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। और वाकई देखिए चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि शुरू से लेकर के और अभी तक कितने कसौटियों पर हम आपके खड़े उतरे हैं और आपके हर दुख सुख के हम साथी लगातार, दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान हो, सभी जगहों पर हमारी पैनी नज़र बनी रहती है। और स्वयं हम लोग जा करके हमारी टीम, चाहे वो कोई भी हो, जूनियर हो या फिर सीनियर हो, तमाम लोग जाते हैं और बड़ी से बड़ी कवरेज अपनी जान को जोखिम में डाल करके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा कि आप कम से कम अपने मोबाइल पे एक सब्सक्राइब करें जरूर, ताकि हमारा हौसला और बुलंदियों को छूता जाए। बिल्कुल, ये तो रही तथ्यात्मक बातें, ये आंकड़े पर हमने बताया जो कि हमने अनुमान लगाया। वास्तविकता क्या होती है, वास्तविक में क्या नतीजे आते हैं, अगले 10 तारीख के दिन हम दिखाएंगे सबसे पहले। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।